हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नंबर 38। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट द्वारा बताए गए पाठ योजना के प्रारूप की विवेचना कीजिए। यहाँ पर हर्बर्ट द्वारा बताए गए पाठ योजना के प्रारूप के बारे में बताना है। तो उत्तर देखते हैं। हर्बर्ट में पंचपदों के आधार पाठ योजना का निम्न स्वरूप प्रस्तुत किया है। हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली प्रस्तुत की थी और उसी के आधार पर पाठ योजना का स्वरूप प्रस्तुत किया। तो चलिए देखते हैं। पाठ योजना क्रम संख्या, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, वर्ग और अवधि होती है। प्रकरण क्या है? यहाँ पे छात्रों की औसत आयु, छात्राध्यापक का नाम लिखना है और प्रकरण है यहाँ पाठ शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक सरल, सुबोध और संक्षिप्त होना चाहिए। जो भी पाठ का शीर्षक होगा वो प्रकरण के रूप में यहाँ लिखा जाएगा। और सामान्य उद्देश्य क्या होगा? प्रत्येक विषय के सभी पाठों के शिक्षण के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर उन उद्देश्यों को लिखा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या भूगोल, इतिहास, कोई भी विषय है, उसका एक अपना उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। जो भी प्रकरण आप निकालने वाले हैं उसी के विषय में आपका विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। सहायक सामग्री, पाठ विशेष को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षक जिस सामग्री का प्रयोग करना चाहता है उसे यहाँ वहाँ पर लिखेगा और सहायक सामग्री को जिस स्थान पर प्रयुक्त करना उसे उसी क्रम में लिखना चाहिए। यहाँ पर सहायक सामग्री जो भी विषय पढ़ाई जा रही है उस विषय से रिलेटेड जो भी सहायक सामग्री यूज होगी और जिस वे में यूज होगी, फर्स्ट आप जो भी सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं उस सामग्री का नाम लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड और चार्ट, मैप। तो इस तरह से आप जो भी यूज कर रहे हैं उस सहायक सामग्री को क्रम से लिखेंगे जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो प्रत्येक पाठ योजना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रस्तावना का आधार यही है। ऐसा माना जाता है कि जो भी आप पाठ योजना बनाए हैं उसका पूर्व ज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ें बच्चों को पता होंगी। जैसे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पहले जो भी एकदम शुरुआत की बातें होती हैं या जो उसके बारे में बताया जाता है तो वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है। तो पूर्व ज्ञान के विषय में बच्चे कुछ जानते हैं, उसी के आधार पर आपका प्रस्तावना रखा जाता है। प्रस्तावना हर्बर्ट के अनुसार नया ज्ञान या अनुभव प्रदान करने के लिए हमें सबसे पहले छात्र के उस पूर्व ज्ञान का चेतना के केंद्र में लाना चाहिए जो उसे नवीन ज्ञान की ओर आकर्षित कर सके। यहाँ पर प्रस्तावना का मतलब है जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ के प्रकरण को निकालना कि क्या बच्चा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले के बारे में कुछ जान रहा है कि नहीं। तो इसके विषय में बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है और उससे रिलेटेड नवीन ज्ञान की ओर उन्हें आकर्षित किया जाता है। उद्देश्य का कथन, यहाँ पाठ का उद्देश्य लिखा जाता है। छात्रों के समक्ष पाठ के उद्देश्य को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि उनका महत्व छात्रों के सामने स्पष्ट हो जाए। प्रस्तुतिकरण देखते हैं। संपूर्ण समस्या का केंद्र बिंदु पाठ के प्रस्तुतिकरण में निहित है। जिस भी टॉपिक पे आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का प्रस्तुतिकरण आप कैसे करते हो जिससे कि आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावशाली बने। तो वो एक केंद्र बिंदु होता है। जो शिक्षण कार्य है एक केंद्र बिंदु है जिसके माध्यम से आप शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। इसमें लिखा जाता है कि छात्रों के समक्ष पाठ को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। पुनरावृत्ति, यहाँ वे प्रश्न लिखे जाते हैं जिनकी सहायता से पाठ की पुनरावृत्ति की जाती है। इसको पूछने से शिक्षक को ये ज्ञान हो जाता है कि छात्र पढ़ाए गए ज्ञान को समझ गए हैं कि नहीं। पुनरावृत्ति में जो भी शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा हुआ रहता है उस शिक्षण कार्य का
से रिलेटेड, यहाँ पर जो भी शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा हुआ उससे रिलेटेड या पाठ्य वस्तु से रिलेटेड जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है, कुछ क्वेश्चन छात्रों से पूछे जाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि छात्रों ने कितना अधिगम किया, क्या जो भी शिक्षण कार्य हुआ वो छात्रों के समझ में आया कि नहीं, इस बात का पता लगाया जाता है। श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश पुनरावृत्ति के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों से तैयार किए जाते हैं। वहाँ पर जो भी पुनरावृत्ति के बाद पूछे गए जो प्रश्न थे उसी से श्यामपट्ट सारांश तैयार किया जाता है। अतः ये प्रश्न क्रमबद्ध होने चाहिए। जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका एक क्रम होना चाहिए, जिस तरह से आपने शिक्षण कार्य किया उसी क्रम में। जो छात्र इनके ठीक उत्तर दे दें उनको संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। यहाँ पर जिन छात्रों ने इनके ठीक उत्तर दिए हैं, जो भी क्वेश्चन किया गया, उनको संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए। जो भी छात्रों ने उत्तर दिया उन्हीं के शब्दों में श्यामपट्ट पर उस वर्ड को लिखना चाहिए, उस सेंटेंस को लिखना चाहिए, जिससे ये क्लियर हुआ कि छात्र अपनी भाषा में या व्यवहारिक भाषा में उन्होंने उस टॉपिक के विषय में कितना समझा। अब श्यामपट्ट सारांश तो हो गया, अब चलते हैं हम गृह कार्य की तरफ। गृह कार्य के माध्यम से शिक्षक छात्रों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग में लाता है। गृह कार्य निर्धारित करते समय शिक्षक को छात्रों की रुचि, योग्यता, व्यक्तिगत भेद आदि का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा हुआ है उसमें विभिन्न भिन्नता वाले छात्र भी थे। जो कोई इसमें पिछड़ा बालक है तो कोई सामान्य बालक है और कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो उस यहाँ पर हर छात्र के अकॉर्डिंग ही आपको सरल और कठिन प्रश्न देने होंगे, जिससे हर छात्र अपने लेवल को प्राप्त कर पाए। मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना। शिक्षण मूल्यांकन की धारणा से शिक्षक को हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली का त्यागने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का उपागम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनके द्वारा शिक्षक को शिक्षण कार्य से पूर्व निम्न प्रकार के व्यूह रचना करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं मूल्यांकन में क्या है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य से पूर्व कुछ उसकी व्यूह रचना, कुछ उसके कार्य होने चाहिए। एक यहाँ पर हम देखेंगे पाठ सारांश। इस शीर्षक में पाठ योजना की क्रम संख्या लिखी जाती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कितने पाठ पढ़ाए गए हैं। पाठ संख्या में क्या होता है, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी संख्या कितनी है ये लिखना रहता है। और यहाँ पर आपको लिखना रहता है दिनांक। यह विधि तिथि लिखी जाती है, जिस तिथि को आप पढ़ाए हैं, जिस तिथि को आप पढ़ाने जा रहे हैं पाठ्य वस्तु को, जो भी चैप्टर है आपका, तो उस तिथि को वहाँ पर लिखा जाता है। और नंबर यहाँ पे है कक्षा, यह वह कक्षा और सेक्शन लिखा जाता है जिसको पढ़ाया जा रहा है। जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा के बारे में आपको जो भी कक्षा, उस कक्षा का नाम और उसका जो वर्ग है वो लिखा जाता है। विषय, यहाँ वह विषय लिखा जाता है जिसके अंतर्गत आप पढ़ाया जाने वाला पाठ आता है। जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं वो पाठ जिस विषय के अंतर्गत आता है वो विषय लिखना होता है। घंटा या टाइम टेबल के हिसाब से वह घंटा लिखा जाता है जिसमें पाठ पढ़ाया जाता है। जो भी टाइम टेबल मेंटेन कराया गया है छात्रों को, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किस घंटे में ये विषय पढ़ाया जा रहा है वो घंटा लिखना होता है। और विद्यालय, यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। अवधि क्या है, यहाँ घंटे की अवधि लिखी जाती है, कितने मिनट की है या कितने घंटे की है, उस अवधि को लिखा जाता है। प्रमुख विचार क्या है, यहाँ पाठ का शीर्षक या मुख्य विचार लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान, इसके अंतर्गत पाठ विषय से संबंधित सभी ज्ञात अनुभवों का उल्लेख किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य या विशिष्टताएं, इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों एवं विशिष्टताओं को लिखा जाता है जिनकी उस पाठ विशेष से प्राप्ति की जानी है। जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं, जो भी जानकारी बच्चों को देनी है जिसके विषय में, वो शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं।
पाठ्य वस्तु क्या है? इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु के प्रमुख विचार से संबंधित समस्त बिंदुओं को लिखा जाता है। जो भी पाठ्य वस्तु आप पढ़ाएंगे उनके जो भी पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को यहाँ लिखा जाता है। शिक्षण क्रियाएं, इसके अंतर्गत शिक्षक के उन कार्यों का उल्लेख किया जाता है जिनको वह पाठ के शिक्षण संबंध में करता है। छात्र क्रिया क्या है? इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे सुनना, प्रश्नों का उत्तर देना आदि। यहाँ पर तो हम इसके पहले जब देख रहे थे तो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए किस तरह से शिक्षण कार्य किया जाए उसकी अपनी एक व्यूह रचना थी, लेकिन इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना, कि एक शिक्षक तो शिक्षण कार्य किया लेकिन उसके मूल्यांकन के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। तो शिक्षक के मूल्यांकन के लिए शिक्षक ने क्लास में जाकर पाठ संख्या लिखी कि नहीं, दिनांक लिखा कि नहीं, कक्षा लिखी कि नहीं लिखी, विषय लिखा कि नहीं, घंटा लिखा कि नहीं, और विद्यालय का नाम लिखा कि नहीं, प्रमुख विचार जो थे, और पूर्व ज्ञान और शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य, वो एक ऑब्जर्व के लिए ये सारे टॉपिक देखे जाते हैं कि ये सारी चीज़ें शिक्षक ने लिखी है कि नहीं। और इन सब टॉपिकों के आधार पर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहा है कि नहीं, इसलिए उसके मूल्यांकन के लिए ये सारे बिंदु होते हैं कि उसने किन किन बिंदुओं पर कार्य किया, किन बिंदुओं पर कार्य नहीं किया। ये शिक्षक के ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पाठ्य वस्तु। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु के प्रमुख विचार से संबंधित समस्त बिंदुओं को लिखा जाता है। शिक्षण क्रियाएं, इसके अंतर्गत शिक्षक के उन कार्यों का उल्लेख किया जाता है जिनको वह पाठ के शिक्षण के संबंध में करता है। छात्र क्रिया क्या है? इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे सुनना, प्रश्नों का उत्तर देना आदि। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए एक शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक के ऑब्जर्वेशन के लिए ये सारे बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है कि जब शिक्षक ने शिक्षण कार्य किया और उसके बाद जो भी उसने अपने शिक्षण कार्य के दौरान जब शिक्षण कार्य समाप्त हुआ तो फीडबैक लेने के टाइम पे तो छात्रों की क्या अनुक्रिया थी, क्या छात्र प्रश्न को सुन रहे थे या प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, ये सारी क्रिया ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखी जाती है। शिक्षण सामग्री, शिक्षण वस्तु को यहाँ पर हम देखेंगे पाठ्य वस्तु को सरल, सजीव एवं स्पष्ट बनाने के लिए जिन उपकरणों का पाठ में प्रयोग किया जाता है उनका इसके अंतर्गत उल्लेख किया जाता है। जो भी शिक्षक अपना विषय पढ़ा रहा था, यानी कि शिक्षण कार्य किया शिक्षक ने, जिस भी पाठ्य वस्तु में अपने जो भी उसने पाठ्य वस्तु को सरल बनाने के लिए या सजीव बनाने के लिए या फिर स्पष्ट या प्रभावशाली बनाने के लिए जिन जिन यहाँ पे सहायक सामग्री या उपकरणों का पाठ में प्रयोग किया, उस यहाँ पर ये सारे चीज़ें इंगित की जाती हैं, लिखी जाती हैं। और मूल्यांकन में हम देखेंगे इसके अंतर्गत उन मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्य, पठित वस्तु, सीखने का अनुभव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। उक्त संकेतों का पाठ योजना में आवश्यकता और निर्देशानुसार प्रवृत्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में शिक्षण के जो भी उद्देश्य थे या जो भी प्रविधियाँ या विधियाँ शिक्षक के द्वारा शिक्षण कौशल, ये सारी चीज़ें अपने पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए यूज की गई हैं, उन सारी चीज़ों के विषय में यहाँ पर नोट किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि जो शिक्षक शिक्षण कार्य किया है वो प्रभावशाली था कि नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पाठ्य योजना में आवश्यकता और निर्देशानुसार प्रवृत्त किया जा सकता है। तो ये सारे संकेत थे जो पाठ्य योजना में एक शिक्षक के द्वारा और एक ऑब्जर्वर के द्वारा ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में क्या क्या कर रहा था, यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक ने क्या किया, जो कि एक छात्राध्यापक है, तो उस छात्राध्यापक ने अपना शिक्षण कार्य करने से पूर्व अपने लेसन प्लान को मेंटेन किया और उस लेसन प्लान के अंतर्गत उसने अपना प्रकरण रखा, छात्राध्यापक का अपना नाम भी रखा और प्रकरण का नाम रखा
और सामान्य उद्देश्य उसने क्या रखे, विशिष्ट उद्देश्य क्या रखे, उसका पूर्व ज्ञान क्या रहा होगा बच्चों का, उसने यहाँ पे लिखा, और प्रस्तावना भी, और उसके बाद उद्देश्य का कथन लिखा, प्रस्तुतिकरण लिखा, पुनरावृत्ति भी लिखी। पुनरावृत्ति में क्या आता है कि पाठ जो भी शिक्षक ने पढ़ाया उसमें पुनरावृत्ति के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो अपने छात्रों के समक्ष रखता है फीडबैक के लिए, और फिर श्यामपट्ट सारांश लिखता है अपने छात्रों से फीडबैक लेने के माध्यम से जो भी छात्र उत्तर देते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, जिससे कि ये पता चले कि छात्र अपनी भाषा में चीज़ों को कितना सीखा या उसने व्यवहारिक रूप में कितना अधिगम किया। और उसके बाद श्यामपट्ट सारांश के बाद हो जाता है गृह कार्य। जो भी चीज़ें शिक्षक ने अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से छात्रों को बताई उससे रिलेटेड क्वेश्चन से होमवर्क के लिए दिए जाते हैं, लेकिन उस होमवर्क में सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्न होते हैं, जिससे आपके विभिन्न तरह के जो छात्र हैं जिसमें प्रतिभाशाली, सामान्य और पिछड़े बालक आते हैं, वो सारे लोग अपने अधिगम जो भी उन्होंने अधिगम किया उसके आधार पर उस क्वेश्चन को कर पाएँ। अब इसके बाद था मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित व्यूह रचना। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक छात्राध्यापक किस तरह से लेसन प्लान मेंटेन करता है। अब जो मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित जो व्यूह रचना वो एक शिक्षक का मूल्यांकन करने के लिए है, जो शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करेगा, क्योंकि पर्यवेक्षक जो भी मूल्यांकन करता है शिक्षक का तो वो इन्हीं जो टॉपिक है इन्हीं के माध्यम से करता है कि शिक्षक जब गया, छात्राध्यापक जब अपने कक्षा में गया तो उसने कक्षा में पाठ संख्या लिखी कि नहीं, दिनांक लिखा कि नहीं, कक्षा कौन सी है मेंशन किया कि नहीं, विषय लिखा कि नहीं, घंटा लिखा कि नहीं, विद्यालय लिखा, अवधि लिखी कि नहीं लिखी है, और प्रमुख विचार उसके क्या ये लिखना, उसको पूर्व ज्ञान, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसे भी, और शिक्षण उद्देश्य क्या है, पाठ्य वस्तु क्या, शिक्षण क्रियाएँ क्या हुई, और उसके बाद शिक्षण क्रिया जो हुई तो उसमें शिक्षक ने क्या क्या व्यूह रचनाएँ यूज की, और उसके बाद आप देखेंगे छात्र की क्या क्रिया हुई और उसमें कौन कौन सी शिक्षण सामग्री यूज हुई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक का जो ऑब्जर्वर हो वो उसे बताता है कि उसने क्या क्या कमियां की, क्या उसे और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या उसने कितना अपना शिक्षण प्रभावशाली ढंग से किया, उसके लिए वो उसे पुनर्बलन भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर हर्बर्ट द्वारा बताए गए पाठ योजना के प्रारूप की विवेचना के अंतर्गत देखी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।